हेलो एवरीवन, बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन के प्रैक्टिस के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो में पटना के इम्तिहान पब्लिकेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के सेट 7 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होंगे और आपको सफल बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, ऋग्वेद में किस नदी को नदीतम कहा गया है? तो सरस्वती नदी को नदीतम कहा गया है। राइट ऑप्शन ए है। ऋग्वेद में सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियों, अफगानिस्तान की कुंभा एवं अन्य नदियों का उल्लेख किया गया है। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीतम कहा गया है। इसकी पहचान हरियाणा एवं राजस्थान में स्थित घग्गर हकरा की धारा से की जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत जहां आर्य भाषाभाषी पहले बसे, संपूर्ण क्षेत्र 7 नदियों का क्षेत्र, 7 नदियों का देश, सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था? शिशुनाग वंश ने। राइट ऑप्शन डी है। मगध साम्राज्य में शिशुनाग वंश के शासनकाल में अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया, जो कि मौर्य वंश के अंत तक मगध का हिस्सा रहा। इस विजय के साथ मगध और अवंती की 100 वर्ष पुरानी शत्रुता का भी अंत हो गया। नेक्स्ट, जैन संप्रदाय के 23वें तीर्थंकर की पहचान करें। तो पार्श्वनाथ है। राइट ऑप्शन सी है। जैन मान्यताओं के अनुसार इस पंथ में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी राजकुमार थे जिन्होंने सन्यासी जीवन को ग्रहण किया था। पूर्व के 4 मुख्य उपदेश अहिंसा, सत्य, आस्तेय यानी चोरी नहीं करना और अपरिग्रह यानी धन संचय नहीं करना में महावीर स्वामी ने 5वां ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन यानी त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र बताए गए हैं। नेक्स्ट, किस शिलालेख में मौर्य शासक अशोक कहता है कि देवताओं का प्रिय धम्म विजय को सबसे मुख्य विजय समझता है? तो 13वें शिलालेख में। राइट ऑप्शन ए है। उपर्युक्त लेख मौर्य सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। अशोक के शासन के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर धम्म विजय की नीति अपनाई। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई? तो जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। राइट ऑप्शन सी है। शाइस्ता खां की असफलता के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को काबू करने के लिए राजा जय सिंह को नियुक्त किया। वर्ष 1665 में जय सिंह ने पुरंदर के किले की सख्त घेराबंदी की। इसके बाद शिवाजी और राजा जय सिंह के मध्य एक संधि हुई जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। इस संधि के तहत शिवाजी के नाबालिग बेटे संभाजी को 5000 का मनसब दिया गया। समझौते के बाद शिवाजी की आगरा यात्रा हुई, जहां शिवाजी का अपमान किया गया। अपमान से नाराज शिवाजी को नजरबंद कर लिया गया, जहां से शिवाजी 1666 में भाग निकलने में कामयाब हुए। नेक्स्ट, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किस गुरु ने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। राइट ऑप्शन बी है। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। वह विलक्षण प्रतिभा वाला तथा अपनी सनकी योजनाओं को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध रहा। इसकी प्रमुख जो योजनाएं थी वो थी राजधानी का दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, गंगा दोआब में कर वृद्धि, कराचील सैन्य अभियान, खुरासान अभियान। प्रसिद्ध अफ्रीकी यानी मोरक्को का यात्री इब्न बतूता ने इसी के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट, मुगल काल में हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था। राइट ऑप्शन ए है। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल की एक प्रमुख विशेषता अनुवाद विभाग की स्थापना रही, जिसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं के प्रमुख ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। मुगल काल में ग्रंथों के फारसी जो अनुवादक रहे वो थे लीलावती के अनुवादक फैजी, महाभारत के अनुवादक रकीब खां, बदायूनी, अबुल फजल, फैजी एवं अन्य थे। अथर्ववेद के अनुवादक बदायूनी, प्रारंभ में बदायूनी ने अनुवाद किया था। देन हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने। राजा तरंगिणी के अनुवादक मोहम्मद साहबादी और रामायण के अनुवादक बदायूनी थे। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध निम्न में से किससे है? तो बुद्ध के उपदेश से है। राइट ऑप्शन सी है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था।
इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा है? मेगास्थनीज ने कहा है, राइट ऑप्शन बी है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के नाम से इंगित किया है। मौर्य काल में मेगास्थनीज भारत आने वाला प्रथम विदेशी था। वह हिंद यवन शासक के सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह यहाँ वर्षों तक रहा और उसने यहाँ के नगर प्रशासन के बारे में अपनी पुस्तक इंडिका में विस्तृत विवरण दिया। साथ ही इस पुस्तक में भारतीय समाज के 7 वर्गों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट, किसने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी, राइट ऑप्शन सी है। नालंदा महाविहार की स्थापना प्रसिद्ध गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने, जिसको महेंद्रादित्य भी कहा गया, ने 5वीं शताब्दी में की थी। यह बौद्ध अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बना। प्रसिद्ध चीनी यात्री फेंसांग ने इस बौद्ध महाविहार में कुछ वर्षों तक अध्ययन किया था। 13वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस महाविहार पर आक्रमण कर इसे नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट, शेर शाह के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो मीर मोहम्मद अलीवाल खां था। मीर मोहम्मद अलीवाल खां, राइट ऑप्शन ए है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण इंडो इस्लामिक शैली में कराया गया है। इस मकबरे का वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खां था। मकबरे का निर्माण शेर शाह ने शुरू कराया था, जबकि उसके बेटे इस्लाम शाह ने इसे पूरा कराया। नेक्स्ट, अली गौहर ने 1760 ईस्वी में बिहार के किस नगर पर घेरा डाला था? तो पटना पर, राइट ऑप्शन बी है। वर्ष 1760 में तत्कालीन मुगल शहजादा अली गौहर शाह आलम द्वितीय ने बिहार में मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए पटना पर घेरा डाला। कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने अली गौहर को भागने पर मजबूर कर दिया। इस अभियान में अली गौहर को इलाहाबाद एवं अवध के प्रांतपतियों ने समर्थन दिया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में बिहार के सर्वप्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह थे, राइट ऑप्शन सी है। 1857 के विद्रोह के सर्वप्रमुख नेतृत्वकर्ता जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। तत्कालीन बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह रोहिणी यानी देवघर में हुआ था, जब 12 जून 1857 को 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने अपने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। पटना में 3 जून को पीर अली के नेतृत्व में व्यापक जन विद्रोह हुआ, जिसे पटना के कमिश्नर टेलर ने निर्ममता से दबा दिया था। नेक्स्ट, चंपारण में महात्मा गांधी ने प्रथम स्कूल किस स्थान पर स्थापित किया था? तो बरहरवा लखन सेन में, राइट ऑप्शन बी है। महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। इस दौरान गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किया था। आंदोलन की सफलता के बाद नवंबर 1917 में उन्होंने बरहरवा लखन सेन नामक गाँव में स्कूल खोला था। गांधी जी ने इसी महीने चंपारण के भितहरवा गाँव में दूसरा स्कूल खोला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के समय बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो असहयोग आंदोलन के समय, राइट ऑप्शन डी है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना पटना में असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी। महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय एवं बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। मजहरुल हक को बिहार विद्यापीठ का कुलाधिपति एवं ब्रजकिशोर प्रसाद को कुलपति बनाया गया था। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस जेल से फरार हो गए थे? तो हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, राइट ऑप्शन बी है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से 9 नवंबर 1942 को फरार हो गए। उनके साथ रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद्र सोनार और शालिग्राम सिंह भी जेल से भागे थे। इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने अपने साथियों की मदद से नेपाल की तराई क्षेत्र में आज़ाद दस्ता नामक गुप्त संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट, औपचारिक शासन काल में भारतीय महिलाओं की दयनीय स्थिति पर पंडिता रामाबाई ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की थी? तो द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, राइट ऑप्शन ए है। मदर इंडिया की रचना किसने की थी? मदर इंडिया कैथरीन मेयो ने 1927 में। इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी, इसकी रचना किसने की थी? तो B.R. नंदा ने की थी। वुमन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, वुमेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, इसकी रचना किसने की थी? B.C. लॉ ने की थी 1927 में। नेक्स्ट, फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर निम्नलिखित में से किस वर्ष करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था? तो 1739 में, राइट ऑप्शन डी है।
फारस के शासक नादिर शाह ने 1738-39 में भारत पर आक्रमण किया और लाहौर को जीत लिया। इसके बाद उसकी सेना ने 13 फरवरी 1739 को करनाल में मुगल सेना को पराजित किया। नादिर शाह की सेना ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया और दिल्ली में भयंकर लूटपाट की। लूट की राशि से नादिर शाह इतना प्रसन्न हुआ कि फारस की जनता को 3 वर्ष तक कर से छूट दे दी। नादिर शाह को इसी हमले में कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन प्राप्त हुआ था। मुगल शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला मुहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत सर्वप्रथम किस देशी राज्य ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो हैदराबाद ने। राइट ऑप्शन ए है। लॉर्ड वेलेस्ली, जिसका कार्यकाल 1798 से 1805 तक रहा, ने भारतीय राज्यों पर अप्रत्यक्ष प्रभुत्व स्थापित करने की दृष्टि से सहायक संधि की शुरुआत की। सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो राज्य थे वो थे हैदराबाद सितंबर 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध नवंबर 1801 में, पेशवा दिसंबर 1803 में, बरार के भोसले दिसंबर 1803 में और ग्वालियर के सिंधिया फरवरी 1804 में। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारी कोठी स्थापित की थी। कहाँ पे की थी? कोचीन में। राइट ऑप्शन ए है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी 1503 में कोचीन में स्थापित की थी। आगे चलकर पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारी कोठियाँ कालीकट, गोवा, दमन एवं हुगली के बंदरगाहों में भी स्थापित की। समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था। ये सही है, 1877 में। इंडियन रेलवे की शुरुआत लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ? नहीं, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में हुआ था। सो ये गलत है। सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में हुआ था? नहीं, सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था 1829 में। तो ये भी गलत। भारत की द्वितीय जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी? नहीं, भारत के द्वितीय जनगणना लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में 1891 में हुई थी। सो ये भी गलत है। सही कौन सा है? ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेता ने असहयोग आंदोलन के दौरान सिविल सेवा की नौकरी छोड़ दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दी थी। राइट ऑप्शन बी है। सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन को पूर्ण समर्थन प्रदान किया और आंदोलन के समर्थन में सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रियासत को सैनिक कार्रवाई के सहयोग से भारत में शामिल किया गया था? तो हैदराबाद को। राइट ऑप्शन सी है। हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान में अपने प्रांत को विलय करना चाहता था, जबकि जनता भारत में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रही थी। जनता पर निजाम के दमन को देखते हुए भारतीय सेना 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई। नवंबर 1949 में हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं में से कालक्रमानुसार सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, सबसे पहले आया था। उसके बाद तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन, उसके बाद में बेबेल योजना कब आई थी? 1945 में। बेबेल योजना की घोषणा जो हुई थी 1945 में हुई थी। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। उसके बाद इटली की घोषणा हुई कब? 1947 में। भारत को स्वतंत्र करने के लिए जो घोषणा हुई थी 1947 में। तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद बेबेल योजना, उसके बाद कैबिनेट मिशन, देन इटली की घोषणा। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। यह कथन निम्न में से किस नेता का है? तो लाला लाजपत राय का है। राइट ऑप्शन बी है। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। वे ऐसे प्रथम भारतीय नेता थे जिन्होंने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया और कहा कि साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। नेक्स्ट, 19वीं सदी में हुए पावना विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में 1873-76 में हुआ था बंगाल में। राइट ऑप्शन डी होगा। और विद्रोहों के बारे में जान जाते हैं। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 60 में बंगाल में हुआ था। एका आंदोलन 1921 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट, भारत में प्रेस को नियंत्रित करने हेतु देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था?
तो 1878 में पारित किया गया था, राइट ऑप्शन सी है। वर्ष 1878 में भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में लागू किया गया था। इस एक्ट का उद्देश्य भारतीय देशी भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण, राजद्रोही लेखों को दबाना एवं ऐसे प्रयासों के लिए समाचार पत्रों को दंडित करना था। इस अधिनियम की कार्यवाही से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई थी। लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते में निम्न में से किस मुद्दे पर सहमति नहीं बनी थी? तो राजनीतिक कैदियों की रिहाई, हिंसात्मक अपराधों को छोड़कर इस पर सहमति बन गई थी। समुद्र तट की एक निश्चित सीमा तक नमक तैयार करने की अनुमति, ये भी इस पर भी सहमति बन गई थी। शराब और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आज्ञा, इसकी भी अनुमति मिल गई थी। लेकिन पुलिस द्वारा जनता पर ज्यादतियों की जांच कराई जाएगी, इस पे सहमति नहीं बनी थी। सो राइट ऑप्शन डी होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते में वायसराय ने कांग्रेस की कुछ मांगें मान ली। हालांकि पुलिस ज्यादतियों की जांच और भगत सिंह एवं उनके साथियों की रिहाई की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने आश्वासन दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा एवं गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी होगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी से हुई थी। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग नरसंहार एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हुए। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो ये कथन है एपीजे टेलर का, राइट ऑप्शन सी है। उपयुक्त कथन इतिहासकार एपीजे टेलर का है। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। इस नरसंहार में निहत्थे लोगों पर ब्रिटिश अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने गोली चलवा दी थी, जिससे लगभग 1000 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज़ादी से पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया था। कब लिया था? 26 जनवरी 1930 को, राइट ऑप्शन डी है। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगा झंडा को फहराया था। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन था। क्या था? दैनिक समाचार पत्र था या साप्ताहिक था? पाक्षिक था या मासिक था? साप्ताहिक समाचार पत्र था, राइट ऑप्शन बी है। इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 2 भाषाओं अंग्रेजी एवं गुजराती में किया जाता था। महात्मा गांधी वर्ष 1893 से 1915 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। इस दौरान उन्होंने सत्याग्रह की तकनीक को विकसित किया। वर्ष 1910 में उन्होंने टॉल्स्टॉय आश्रम की भी स्थापना की थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में दादा भाई अब्दुल्ला के लिए कानूनी कार्य करने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में शामिल होने के कारण मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? दिल्ली में चलाया गया था, राइट ऑप्शन ए है। भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर 27 जनवरी 1858 से 9 मार्च 1858 तक दिल्ली के लाल किला में मुकदमा चलाया गया। सरकार ने बहादुर शाह पर राजद्रोह, षड्यंत्र, 1857 के विद्रोह में षड्यंत्रकारियों को प्रश्रय, हत्याएं एवं अस्थिरता फैलाने के प्रयास का आरोप लगाया था। मुकदमे के निर्णय के अनुसार मुगल शासक को पद से हटाकर बंदी बना लिया गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में किस आयोग ने प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग स्थापित करने की सिफारिश की थी? एस्ट्रेची आयोग ने की थी, राइट ऑप्शन सी है। एस्ट्रेची आयोग, जिसका कार्यकाल था 1878 से 80, ने प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग बनाने की सिफारिश की थी। इसकी सिफारिशों के बाद सरकार ने अकाल कोष बनाने का प्रयास किया एवं अकाल संहिता का निर्माण 1833 में किया गया था। नेक्स्ट, शक्तियों का पृथक्करण संबंधित है, किससे संबंधित है? कॉर्नवालिस संहिता से संबंधित है, राइट ऑप्शन ए है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को अंतिम रूप देकर उन्हें 1793 में एक संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। जिसे कॉर्नवालिस संहिता कहा जाता है। यह संहिता मुख्य रूप से शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी।
नेक्स्ट 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी। राइट ऑप्शन डी है। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन संविधान को अंगीकार करते हुए कुल 16 अनुच्छेद लागू किया गया था। इसलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए वर्ष 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था। किसने किया था? क्रिप्स मिशन ने किया था। राइट ऑप्शन सी है, क्रिप्स मिशन के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कब? 1942 में। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन के तहत किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत चुनाव कराया गया? तो मध्य प्रदेश में कराया गया। राइट ऑप्शन डी है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसके तहत सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव आयोजित किए गए। नेक्स्ट, किसी राज्य में न्यायपालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है? कौन सक्षम है? भारत का राष्ट्रपति? नहीं। संबंधित राज्य का राज्यपाल? ये सही है। संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री? नहीं। संबंधित राज्य का विधानमंडल भी नहीं। संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारतीय संविधान के भाग 9 क के अनुच्छेद 243 घ के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य में न्यायपालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, भारत में राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राइट ऑप्शन सी है। राज्यसभा की चर्चा भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में की गई है। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। इसकी अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में इसकी कुल सदस्य संख्या 245 है। इसके पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम द्वारा यानी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात अधिकार संविधान के साथ धोखा है? के.एम. नाम्बियार ने कहा था। राइट ऑप्शन सी है। के.एम. नाम्बियार ने संविधान में उल्लेखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। नेक्स्ट, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। यह संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 21 से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, संवैधानिक वरीयता सूची में 6ठे स्थान पर कौन है? तो 6ठे स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी हैं और लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। सो C+D हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई होगा। और डिटेल में इसको जानते हैं। फर्स्ट पे है राष्ट्रपति, सेकंड पे उपराष्ट्रपति, थर्ड पे प्रधानमंत्री, फोर्थ पे मतलब वरीयता क्रम में फोर्थ पे राज्यों के राज्यपाल हैं, फिफ्थ पे हैं पूर्व राष्ट्रपति, फिफ्थ ए पे हैं उप प्रधानमंत्री, सिक्स्थ पे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा के अध्यक्ष, सेवेंथ में है यानी 7वें पे है संघ के कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। ये सभी जो है 7वें स्थान पे आते हैं वरीयता क्रम में। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। कैसा प्रयोग है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। राइट ऑप्शन बी है। विकेंद्रीकरण और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण स्थानीय स्वशासन के प्रमुख पहलू हैं। भारतीय संविधान के 73वें 74वें संशोधन के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? केंद्रीय सतर्कता आयोग देश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है जिसकी स्थापना सन 1964 में संथानम समिति की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। संथानम समिति राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 263 में है। राइट ऑप्शन सी है। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है जबकि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर के गुजरती है? तो वो है डेन्यूब नदी। राइट ऑप्शन सी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जबकि डेन्यूब नदी यूरोप के सर्वाधिक 9 देशों से होकर के गुजरने वाली नदी है। 9 देशों से होकर के गुजरती है यानी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये
कौन कौन से देश से होकर के गुजरती है? तो वो देश हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, हंगरी, यूक्रेन, क्रोएशिया एवं सर्बिया। राइन नदी यूरोप की भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। अब मेकांग नदी कहाँ की नदी है? मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट, गोलापैगोस द्वीप किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत। राइट ऑप्शन डी है। प्रशांत महासागर में स्थित गोलापैगोस द्वीप इक्वाडोर का अधिकार क्षेत्र में आता है, दक्षिण अमेरिका महादेश के अंतर्गत आता है। विषुवत रेखा इससे होकर के गुजरती है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे गहरी झील किस देश में स्थित है? रूस में स्थित है। राइट ऑप्शन बी होगा। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है जो रूस में स्थित है। यह एक मीठे पानी का झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है जो एक खारे पानी की झील है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। स्थानीय वायु और उनसे संबंधित देश। क्या सिराको जो है स्थानीय वायु जो है वो फ्रांस में है? नहीं, फ्रांस में बहने वाली स्थानीय वायु को सिराको नहीं कहा जाता है। सिराको जो है वो सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क तथा रेतीली हवा है। बोरा इटली में प्रवाहित होती है, ये सही है, इटली की स्थानीय पवन है। और ब्लिजर्ड ये कनाडा की स्थानीय पवन है। सो इसमें से 2 और 3 करेक्टली मैच्ड है, 1 नहीं है। 2 और 3 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, अबिसिनिया के पठार का विस्तार किस देश में नहीं है? सोमालिया में है, इथोपिया में है, जिबूती में है, केन्या में नहीं है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अबिसिनिया का पठार पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया, इथोपिया और जिबूती में फैला हुआ है। इन 3 देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए पतन पोर्ट एवं संबंधित देशों का मिलान करें। लिस्बन कहाँ का पोर्ट है? लिस्बन तो है पुर्तगाल का पोर्ट है, तो 1 ए का 3 हो जाएगा। कोलंबो ये तो श्रीलंका का है, तो बी का 1 हो जाएगा। काहिरा सबसे पहले देख लेते हैं। कोपेनहेगन जो है डेनमार्क का ये पोर्ट है, डेनमार्क, तो डी का हो गया 2। बाकी बचा जो काहिरा जो हो जाएगा वो मिस्र का हो जाएगा। सो तो ए का हो गया 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी की अवस्थिति निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 4 जिलों में विभाजित है, जिसका जन्म जो है आंध्र प्रदेश में आता है, कराईकल तमिलनाडु में, माहे केरल में, पुदुचेरी तमिलनाडु में। तो इसमें से तमिलनाडु में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश के बीच में है। 2 जो आता है वो तमिलनाडु में, एक केरल में और एक आंध्र प्रदेश में। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौली गंगा और विष्णु गंगा नदियाँ किसके या किनके निकट मिलती हैं? तो विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। राइट ऑप्शन डी है। और देख लेते हैं, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है। देव प्रयाग में भागीरथी और अलखनंदा मिलती है। रुद्र प्रयाग में अलखनंदा और मंदाकिनी मिलती है। नंद प्रयाग में अलखनंदा और नंदाकिनी मिलती है। नेक्स्ट, भीमा नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। राइट ऑप्शन बी है। भीमा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की भीमशंकर पर्वत श्रेणी से होता है। कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदी तुंगभद्रा, डान, कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट, निम्न कथन पर विचार कीजिए। विद्युत चुंबकीय लघु तरंग विकिरण के अतिरिक्त सूर्य से प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के आवेशित कण विसर्जित होते हैं। यानी सोलर रेडिएशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सन से प्रोटॉन भी उत्सर्जित होता है, इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित होता है लघु विकिरण के अलावा। तो ये सही है। इसी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज पार्टिकल के उत्सर्जन की वजह से सौर पवनें प्रवाहित होती है। तो ये तो सही है। सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली अदृश्य किरणें पराबैंगनी एवं अवरक्त किरणें हैं। ये सही है। सूर्य के प्रकाश से जैसे विजिबल कलर है, उसके बाद में अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड एंड पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज। तो सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली अदृश्य किरणें पराबैंगनी एवं अवरक्त किरणें हैं। विजिबल में तो 7 कलर्स आ गए, उसके बाद में इंफ्रारेड को हम नहीं देख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट को भी हम नहीं देख सकते हैं, ये दोनों अदृश्य किरणें हैं। सो ये भी सही है। सौर कलंक सूर्य के 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। नहीं, सौर कलंक जो है 4 डिग्री से
5 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। तो ये तो गलत है, 2 सही है, 1 गलत है। कौन सा गलत है? तीसरा गलत है, तो केवल 3 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, अमलतास, केंदू एवं पलास किस प्रकार के वन में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं? तो यह शुष्क पर्णपाती वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं, राइट ऑप्शन सी है। शुष्क पर्णपाती वन जहाँ वहाँ होता है जहाँ वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, और ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ के प्रमुख वनस्पति वृक्ष जो है केंदू है, पलास, अमलतास, बेल, खैर। ये भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, पश्चिम बिहार, उत्तरी गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर है, मध्य प्रदेश का अलीराजपुर। यहाँ साक्षरता दर केवल 37.22 है, 37.22% है। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिले का, राइट ऑप्शन बी होगा, न्यूनतम साक्षरता। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शीर्ष अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है? तो मध्य प्रदेश है, राइट ऑप्शन सी है। मध्य प्रदेश भारत के शीर्ष अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है 1.53 करोड़ है। इसके बाद महाराष्ट्र, जहाँ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है 1.05 करोड़ है, और उसके बाद उड़ीसा का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है, और मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य। नेक्स्ट, कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार जोन 1 में बिहार के कितने जिलों को रखा गया है? 13 जिलों को रखा गया है, राइट ऑप्शन सी है। इसको डिटेल में जानते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार बिहार को 3 जोन में बांटा गया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 3 में 2 आ जाता है, 3A एंड 3B। तो एक एक करके जानते हैं इसमें हम। जोन 1 ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र है। जोन 1 में उत्तर पश्चिम के क्षेत्र आते हैं, इसमें 13 जिले आते हैं। यहाँ पे औसत वर्षा जो होती है वो 100 से 145 सेंटीमीटर होती है, और मृदा यहाँ पे बलुई दोमट प्रकार की पाई जाती है। जोन 2 में उत्तर पूर्व के क्षेत्र आते हैं, इसमें 8 जिले हैं। यहाँ पे वर्षा जो है 120 से 170 सेंटीमीटर के बीच में होती है। यहाँ मिट्टी दोमट और चिकनी प्रकार की दोमट मिट्टी पाई जाती है। जोन 3 जो है दक्षिणी क्षेत्र जो है जोन 3 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे 3A में जो है 6 जिले हैं, 6 जिले, और 3B में 11 जिले हैं, यानी कुल 17 जिले हैं जोन 3 में। यहाँ पे 90 से 130 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो दोमट, बलुई एवं चिकनी दोनों ही प्रकार की पाई जाती है। नेक्स्ट, मखाना शोध संस्थान स्थापित है, कहाँ पे है? दरभंगा में है। मखाना शोध संस्थान दरभंगा में स्थित है। मखाना उत्पादन में बिहार का देश में प्रथम स्थान है। यह भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व का 75 से 80% उत्पादन करता है। भारत सरकार द्वारा बिहार के मखाने को GI टैग प्राप्त है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, देश के 4 महानगरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो नवादा से होकर के नहीं गुजरता है, राइट ऑप्शन डी होगा। कैमूर से होकर के जाता है, रोहतास से भी जाता है, औरंगाबाद से जाता है, गया से होकर के जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत NH2 बिहार के 4 जिले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एवं गया जिलों से होकर के गुजरता है। NH31 बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उत्तर पूर्व गलियारा जो पोरबंदर से सिलचर, असम के सिलचर तक जाता है, ये भी उत्तर बिहार से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ अवस्थित है? जमालपुर में अवस्थित है, राइट ऑप्शन सी है। इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। नेक्स्ट, बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, कैमूर है, राइट ऑप्शन बी होगा। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 488 है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर, वहाँ का जनसंख्या घनत्व 1880 यानी 1880 है। नेक्स्ट, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्तमान में बिहार में वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 7.84% है, राइट ऑप्शन बी है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का 7.84% है, जो पिछली रिपोर्ट में 7.76% था से अधिक है। वर्तमान में 7380.79 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बिहार में है। भारत में 24.62% कुल वन क्षेत्र है, 24.62%। दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बिहार बजट का आकार या कुल व्यय बजट कितना है? तो वो है 2,37,691.19 करोड़ रुपये। बी, राइट ऑप्शन बी होगा, 2,37,691.19 करोड़। नेक्स्ट, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले बिहार के जिलों का सही क्रम है? तो इकोनॉमिक सर्वे, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग सर्वाधिक वन जो पाया जाता है कैमूर में, देन जमुई, देन पश्चिम चंपारण और देन गया। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत वर्ष 2021 में कितनी थी? 350 किलोवाट आवर थी। राइट ऑप्शन बी है, यानी 350 यूनिट। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 में सर्वाधिक खर्च किस मद में अनुमानित है? तो ब्याज भुगतान में अनुमानित है। राइट ऑप्शन ए है, कुल व्यय का 20% ब्याज भुगतान में जाएगा। ब्याज भुगतान में 20%, करों एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा में 17%, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम में 15%, वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण में 10%, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में 9%, रक्षा में 8%, सब्सिडी पे 8%, पेंशन पे 4%, अन्य व्यय पे 9%। नेक्स्ट, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, विश्व में स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत किस स्थान पर है? तो अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश बन गया है। तीसरा, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? बॉम्बे प्लान 1944 में आया था, सही है। गांधीवाद योजना 1942 में नहीं, 1944 में ही ये भी आया था, 1944। जन योजना 1945 में, ये सही है। सर्वोदय योजना 1950 में, ये सही है। तो गलत कौन सा है? बी गलत है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। बम्बई के उद्योगपतियों द्वारा 1944 में अर्देशियर दलाल की देखरेख में एक योजना प्रस्तुत की गई जो बॉम्बे प्लान कहलाती है। 1944 में ही श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई थी, लाई गई थी। 1945 में श्रमिक नेता एम.एन. राय द्वारा जन योजना तथा 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो आर्थिक नीति के अंग जो है एलपीजी है, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अनिवार्य लाइसेंसिंग नहीं है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, रोजगार मापन के लिए मानक व्यक्ति वर्ष को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। राइट ऑप्शन डी है। गरीबी हटाओ का नारा छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसके अलावा रोजगार मापन के लिए मानक व्यक्ति वर्ष को भी अपनाया गया। यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 273 दिन तक कार्य में नियोजित है तो उसे मानक व्यक्ति वर्ष की दृष्टि से रोजगार युक्त कहेंगे। नेक्स्ट, पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन थे? तो एम विश्वेश्वरैया थे। यह पुस्तक 1934 में प्रकाशित हुई थी। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी संस्था गैर सांविधिक नहीं है? तो योजना आयोग गैर सांविधिक है, नीति आयोग गैर सांविधिक है, राष्ट्रीय विकास परिषद ये भी गैर सांविधिक है और परामर्शदात्री है। लेकिन वित्त आयोग जो है, जो आर्टिकल 280 में दिया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। ये गैर सांविधिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट, हरित क्रांति से निम्न में से कौन संबंधित है? विलियम गौर, नॉर्मन बोरलॉग एंड एम.एस. स्वामीनाथन, ये तीनों लोग संबंधित हैं। कैसे? हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम उपयोग अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गौर ने किया था। सो इसलिए ये संबंधित हैं। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, इसलिए ये भी हरित क्रांति से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है, इसलिए ये तीनों लोग हरित क्रांति से संबंधित है। सो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट, बेसल मानक का संबंध किससे है? बैंकिंग से है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। स्विट्जरलैंड का एक शहर है बेसल, जहां बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के संबंध में मानक निर्धारित करने के लिए 1979 में बेसल समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी के लिए देश के कितने शहरों या कस्बों से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं? 310 से एकत्र किए जाते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। हर महीने देश के 3 शहरों या कस्बों से विभिन्न उपभोक्ता मदों के लिए 1078 बीजकों के लिए आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। NSSO नियमित रूप से हर महीने शहरी उपभोक्ता सूचकांक के पोर्टल के लिए आंकड़े एकत्र करके उन्हें आगे वितरित करता है। वर्तमान में शहरी उपभोक्ता सूचकांक का आधार वर्ष 2012 है। नेक्स्ट, भारत में 20 सूत्री कार्यक्रम को किस वर्ष से शुरू किया गया था?
1975 में शुरू किया गया था, राइट ऑप्शन ए है। 20 सूत्री कार्यक्रम को 1975 में शुरू किया गया था, जिसका पुनर्गठन 1982, 86 और 2006 में किया गया। 2006 में कार्यक्रम के पुनर्गठन में पूरे देश से गरीबी का उन्मूलन करने और समाज के निर्धन एवं वंचित समुदायों के बीच जीवन स्तर में सुधार लाने पर बल दिया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषयों, गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, कृषि, पेयजल, वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण जैसे विषय शामिल है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 किस थीम के साथ मनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रति वर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 का जो थीम था, फीलिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। फीलिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्न में से भारत के किस राष्ट्रीय राजमार्ग के भाग को आपातकालीन हवाई पट्टी के रूप में विकसित किया गया है? NH 925A को, राइट ऑप्शन ए है। पाकिस्तान सीमा के नज़दीक सामरिक महत्व के NH 925A पर 3 किलोमीटर लंबी एवं 33 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी बनाई गई है। इस हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान जैसे सुखोई, राफेल, मिग एवं हरक्यूलस इत्यादि विमान लैंडिंग कर सकेंगे। इस प्रकार की एक अन्य हवाई पट्टी जम्मू कश्मीर में भी बनाई गई है। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस ओलंपिक में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, यह भी सही है। भारतीय शटलर PV सिंधु ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, यह भी सही है। इस ओलंपिक में भारत ने 3 कांस्य पदक जीते, नहीं 3 नहीं 4 कांस्य पदक जीते, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक। सो ये गलत है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने ओलंपिक के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा था, ये सही है। तो गलत कौन सा है? सी वाला गलत है। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक 32वां ओलंपिक टोक्यो में संपन्न हुआ। इस ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस ओलंपिक में PV सिंधु ने कांस्य पदक जीता। इस जीत के साथ ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। भारत ने ओलंपिक के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा था। इस 228 सदस्यों वाले दल में 128 एथलीट शामिल थे। नेक्स्ट, भारत के किस उच्च न्यायालय का नाम जुलाई 2021 में परिवर्तित कर नया नाम दिया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय, राइट ऑप्शन बी है। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने के बाद इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर तथा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में विभाजन के बाद उच्च न्यायालय का नाम कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख किया गया था, जिसे 16 जुलाई 2021 को हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कर दिया गया। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन किया गया। आयोग का पहला चेयरमैन किसे बनाया गया? तो डॉक्टर अनिल खुराना को बनाया गया, राइट ऑप्शन डी है। होम्योपैथी चिकित्सा के विनियमन के लिए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लेने के लिए होम्योपैथी अधिनियम सितंबर 2020 में पारित किया गया था। इसके तहत ही राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन जुलाई 2021 में किया गया। आयोग का पहला चेयरमैन सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी के चेयरमैन रहे डॉक्टर अनिल खुराना को बनाया गया। यह आयोग ही अब देश में होम्योपैथी चिकित्सा व उसके संस्थानों एवं पेशेवरों आदि के संबंध में नीतियों एवं दिशा निर्देशों का निर्धारण करेगा। नेक्स्ट, बिहार के वाल्मीकि नगर इको टूरिज्म का नया नारा क्या है? तो यह है चार्मिंग चंपारण, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य की विधानमंडल ने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार पर संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? तो कर्नाटक की सरकार ने किया है, राइट ऑप्शन बी है। कर्नाटक की विधानमंडल ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 को पारित किया है। इस अधिनियम के तहत धर्मांतरण को एक अपराध माना गया है। इस प्रकार का कानून अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों के द्वारा भी पारित किया जा चुका है। नेक्स्ट, सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए भारत सरकार ने किसके साथ एक ऋण समझौता किया है? तो जर्मनी विकास बैंक के साथ किया है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, 15 अक्टूबर 2021 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 101वां स्थान प्राप्त हुआ था 116 देशों में से। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यह अक्टूबर 2021 में जारी किया गया था। कौन संस्था इसको जारी किया था? 2 गैर सरकारी संगठन जारी किए थे इसको, वेल्थ अंगर हेल्थ तथा कंसर्न वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट,
अब से भारत में प्रौढ़ शिक्षा कहलाएगी सभी के लिए शिक्षा, राइट ऑप्शन बी है। प्रौढ़ शिक्षा का नाम बदलकर सभी के लिए शिक्षा किया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्त वर्ष 2022 से 2027 की अवधि के लिए न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, दी प्रॉमिस पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं डैमन गलगुट और 2021 का बुकर पुरस्कार इनको मिला है इसी पुस्तक के लिए। सो राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्न में से कहाँ भारत कोरिया मैत्री पार्क का निर्माण किया गया है? दिल्ली कैंट में किया गया था, राइट ऑप्शन सी है। 26 मार्च 2021 को दिल्ली कैंट में भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया। यह पार्क 6 एकड़ में बनाया गया है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, भारतीय थल सेना, दिल्ली छावनी बोर्ड, कोरियाई दूतावास तथा कोरियन वार वेटरेन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त परामर्श से विकसित किया गया है। यह पार्क कोरियाई युद्ध 1950-53 में संयुक्त राष्ट्र की ओर से भारत के योगदान के स्मारक के रूप में भी है। नेक्स्ट, 9 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री ने फेनी नदी पर भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री सेतु का शुभारंभ किया। यह सेतु किन 2 स्थानों को जोड़ेगा? तो यह सबरूम से रामगढ़ को जोड़ेगा। सबरूम से रामगढ़, राइट ऑप्शन सी है। सबरूम क्या है? दक्षिणी त्रिपुरा का एक जिला है और ये रामगढ़ बांग्लादेश में। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री सेतु का शुभारंभ किया। यह निर्माण फेनी नदी पर किया गया है। इसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। इस पर कुल लागत 133 करोड़ रुपये आई है। यह सेतु भारत के सबरूम यानी दक्षिण त्रिपुरा के एक जिले को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, नेशनल लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान था। क्या स्थान था? 19वां स्थान था, राइट ऑप्शन सी है। नेशनल लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में बिहार को 2.77 स्कोर के साथ 19वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस सूचकांक में 3.66 स्कोर के साथ प्रथम स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ था। इस सूचकांक को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया? तो विक्टर एक्सेल्सन ने किया, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए भारत के इसरो ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के CNES के साथ समझौता किया है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, समाचारों की सुर्खियों में रहा गाओफेन 303 क्या है? तो ये सैटेलाइट है चाइना का, एक उपग्रह है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, थल सेना सैन्य अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो काज से है कजाकिस्तान और IND से इंडिया, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में भारत और कजाकिस्तान, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, बिहार के सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है? 150 करोड़ रुपए का किया गया है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में बिहार बड़े राज्यों में किस स्थान पर रहा? तो नीचे से पहले स्थान पर रहा, राइट ऑप्शन नीचे से पहला, राइट ऑप्शन सी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में बड़े राज्यों में 35 स्कोर के साथ बिहार सबसे निचले स्थान पर था। इस रिपोर्ट में गुजरात ने 75 अंक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट, देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? पटना में बनाया जा रहा है, राइट ऑप्शन डी है। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम बिहार के पटना में बनाया जा रहा है। पटना के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान को शिल्पकला का म्यूजियम बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर बिहार का दूसरा एम्स बनाया जाएगा? तो दरभंगा में बनाया जाएगा, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में मुंबई में आयोजित 40वें हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन किसने किया? अनुराग ठाकुर ने किया, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011 की तुलना में 2019 में गरीबी की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 12.3% की कमी आई है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा जिला क्रमशः प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक तथा कम है? तो सर्वाधिक पटना है और सबसे कम शिवहर है। पटना शिवहर, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट,
मई 2022 में क्वाड समिट का आयोजन जापान के टोक्यो में संपन्न हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो क्वाड में भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका, ये चारों है। तो नॉन ऑफ दी अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई है। नेक्स्ट, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में, यानी ह्यूमिडिटी को मेजर करने में, राइट ऑप्शन बी होगा। वायुमंडलीय दाब मापने में किसका यूज किया जाता है? बैरोमीटर का यूज किया जाता है। उच्च तापमान मापने में किसका यूज किया जाता है? पायरोमीटर का यूज किया जाता है। वायुमंडलीय गति ज्ञात करने में किसका यूज किया जाता है? एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। तो इन चारों को याद रखिए, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, पलायन वेग का मान निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पलायन वेग मतलब एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर जो फेंकते हैं तो ये कुछ ऊंचाई पे जाता है या फिर लौट करके अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। थोड़ा सा स्पीड हम और बढ़ा दें तो ये और थोड़ा ऊंचाई पे जाएगा और लौट करके आ जाएगा। फिर स्पीड बढ़ाएं और थोड़ा ऊंचा जाएगा, लौट करके आ जाएगा। ऊंचाई बढ़ती जाएगी, फिर लौट करके आ जाएगा। ऊंचाई बढ़ती जाएगी, लौट करके आ जाएगा। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि वैसे वेलोसिटी से वैसे स्पीड से हम ऊपर की ओर फेंक दें किसी ऑब्जेक्ट को, जो फिर लौट करके अर्थ सरफेस पे नहीं आए, तो उसी मिनिमम स्पीड को एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है या पलायन वेग कहा जाता है। तो वह मिनिमम स्पीड जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकने पे वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में पुनः लौट करके नहीं आए, उसी को एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। और जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो निकल करके आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट ऑप्शन सी होता है। अर्थ के सरफेस से पलायन वेग का वैल्यू, एस्केप वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, जल का उच्चतम घनत्व सामान्यतः किस केल्विन ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 4 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आएगा 277 केल्विन। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर के समय इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा? तो इसका आंसर देने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि इंद्रधनुष बनने का मैकेनिज्म क्या है। ये मान लीजिए कि सन है, सन से सोलर रेडिएशन आ रहा है, वाइट लाइट आ रहा है, और एक वाटर का एक ड्रॉपलेट है, वाटर की एक बूंद है। तो वाटर के बूंद में के पास जब वाइट लाइट जा कर के फॉल करेगा तो मीडियम यहाँ चेंज हो रहा है, एयर से लेकर के अब ड्रॉपलेट के अंदर जा रहा है, तो मीडियम चेंज हो रहा है, तो इसका रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होगा, चूंकि वाटर का ड्रॉपलेट जो है वाइट कलर के जो 7 कंपोनेंट्स होते हैं उसके लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उस ड्रॉपलेट का, उस मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा अलग अलग कलर्स के लिए। तो इस कारण से उसका रिफ्रैक्शन अलग अलग एंगल पे होगा, मतलब उसका डिस्पर्सन हो जाएगा लाइट का, 7 कंपोनेंट्स में बढ़ जाएगी लाइट। अब ड्रॉपलेट के इस पॉइंट पे, फर्स्ट सरफेस पे इसका रिफ्रैक्शन हुआ, यूं कहें कि हम इसका डिस्पर्सन हुआ। अब सेकेंड सरफेस पे जब जाएगी तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे फॉल कर जाती है, ये कंपोनेंट्स जो कलर्स हैं वो फॉल करते हैं, मतलब उनका इंसिडेंस होता है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे। तो जब कोई भी लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंस उसका होता है तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे इन सबों का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर इस सरफेस पे आकर के एक बार फिर इसका रिफ्रैक्शन होगा। इस सरफेस के रिफ्रैक्शन को मैं दिखाया नहीं हूँ, आप सीधे समझ जाइए कि इसका डिस्पर्सन हो रहा है और सेकंड सरफेस पे जाकर के TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन के बाद जो ये सातों कलर्स है, आँख यहाँ पे मान लीजिए कोई ह्यूमन है, उसकी आँख ये है, आँख ये है, तो वो कहाँ देख रहा है कि ये जो जितने भी 7 कंपोनेंट्स है वो यहाँ से आ रहे हैं। लाइट रे चली थी सूर्य के पास से, लेकिन वो दिख कहाँ रहा है कि पीछे से उधर से आ रहा है, मतलब वाटर के ड्रॉपलेट से आ रहा है। तो सन जो है जिस साइड में है उसके जस्ट अपोजिट साइड में रेनबो दिखाई देगा, यानी 7 कलर से दिखाई देंगे। जिधर सूर्य है उसके अपोजिट विपरीत दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा। मान लीजिए सुबह के टाइम में बरसात हुई है तो ये इंद्रधनुष, सूर्य पूरब में रहेगा, इंद्रधनुष किधर दिखाई देगा? पश्चिम में दिखाई देगा। और मान लीजिए शाम का समय है और बरसात हुई है तो इंद्रधनुष पूरब दिशा में दिखाई देगा, जिधर सूर्य रहता है उसके अपोजिट दिशा में दिखाई देता है। कारण क्या है? ये मैकेनिज्म उसका कारण है। तो यदि मान लीजिए दोपहर का समय है और सूर्य हमारे सर के ऊपर है तो नीचे इंद्रधनुष बनेगा? दिखाई ही नहीं देगा, इंद्रधनुष कभी दिखाई नहीं देगा। तो डी ऑप्शन में कह रहा है कि नहीं दिखाई देगा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। NCERT के 12th क्लास के फिजिक्स में अच्छे से इसको समझाया गया है। वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रेनबो के बारे में बताया गया है। प्राइमरी रेनबो तब बनता है जब ड्रॉपलेट के अंदर
एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो तो उससे प्राइमरी रेनबो बनता है। यदि 2 बार TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, तो उससे सेकेंडरी रेनबो बनता है। फिलहाल इसका आंसर डी है। नेक्स्ट, उच्च रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होता है? तो आयन मंडल से परावर्तित होता है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने वाला यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? इसको समझने के लिए आप ध्यान दीजिए, आपके रूम में यदि फ़ैन लगा हुआ है तो फ़ैन लगा हुआ है तो उसमें आप क्या सप्लाई कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रहे हैं और वो रोटेट करना शुरू कर देता है, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी रोटेशन में बदल गई, मतलब इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है फ़ैन, और उसमें क्या लगा हुआ है? मोटर लगा हुआ है। तो मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को अप करता है या डाउन करता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज को कम कर देगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज को बढ़ा देगा। ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी कॉइल लगा रहता है, प्राइमरी कॉइल, यहाँ पे हम अल्टरनेटिंग करंट को भेजते हैं प्राइमरी कॉइल में, और एक सेकेंडरी कॉइल लगा रहता है, सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल तो इधर AC करंट को सप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर भी AC ही मिलेगा, AC ही मिलेगा आउटपुट के फॉर्म में। इसको प्राइमरी कॉइल कहा जाता है, इसको सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है। तो AC ही आउटपुट मिलेगा, लेकिन इसके टर्न्स पे डिपेंड करेगा। टर्न्स ज़्यादा है तो स्टेप अप हो जाएगा, टर्न्स कम है तो स्टेप डाउन हो जाएगा, यानी वोल्टेज कम हो जाएगा। नेक्स्ट, बल्ब टूटने पर तीव्र आवाज़ क्यों आती है? तो बल्ब टूटने पर तीव्र आवाज़ इसलिए आती है कि बल्ब के अंदर पार्शियली वैक्यूम रहता है। जब टूटता है तो बाहर की हवाएं अंदर आ जाती है, अंदर आती है, इसलिए आवाज़ करता है। तो बाहर की वायु तेज़ी से बल्ब में आती है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरंग गति में तरंग दैर्घ्य किसके समतुल्य है? तो तरंग दैर्घ्य समझने के लिए हम एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक स्ट्रिंग है, फिक्स्ड है। इससे जब हम वेव जनरेट करते हैं तो कुछ इस तरीक़ा से वेव ट्रेवल करके जाता है। तो ये हो गया स्ट्रिंग और ये हो गया गर्थ, यानी ये हो गया क्रेस्ट और ये हो गया ट्रफ, ये हो गया क्रेस्ट और ये हो गया ट्रफ। तो लगातार के दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ यानी लेमडा कहते हैं, या लगातार के दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लेमडा कहते हैं। यानी डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स को हम कहते हैं वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य। तो दो लगातार गर्त की न्यूनतम दूरी भी तरंग दैर्घ्य होता है, और दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी भी, न्यूनतम दूरी भी तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ होता है। तो दोनों ऑप्शन ये सही है, सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट, यांत्रिक शक्ति का SI मात्रक है। तो यांत्रिक शक्ति यानी मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर हो, इलेक्ट्रिकल पावर हो, कोई भी पावर हो, मैकेनिकल पावर हम लेते हैं यहाँ पे। मैकेनिकल पावर जो होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को मैकेनिकल पावर कहा जाता है, यानी P इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क बाई टाइम। वर्क को हम लोग जूल में मेजर करते हैं और समय को यानी टाइम को T में, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड को ही वाट कहा जाता है, वाट। तो B ऑप्शन में वाट दिया गया है, राइट ऑप्शन इसका B हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर से हवा की गति मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, ये सही है। बोलोमीटर थर्मल विकिरण मापने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। टेकोमीटर दबाव अंतर मापने के लिए नहीं, टेकोमीटर का यूज दबाव अंतर मापने के लिए नहीं होता है। तेजी से दूरी, ऊंचाई और दिशाओं को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, तेजी के साथ। पायरोमीटर उच्च तापमान मेजर करने के लिए, सो ये भी सही है। गलत कौन सा है? सी। नेक्स्ट, कोयले की खान में किस गैस की उपस्थिति के कारण प्रायः आग लगने की घटना होती है? तो वो है मीथेन, CH4, राइट ऑप्शन B है। नेक्स्ट, आयरन का अयस्क है, तो हेमेटाइट आयरन का अयस्क है, राइट ऑप्शन D है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा गैस नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है? तो पीरियोडिक टेबल के सबसे राइट साइड में, सबसे लास्ट में जो ग्रुप है उसको इनर्ट गैसेस का ग्रुप कहा जाता है, या नोबेल गैसेस भी उनको कहा जाता है। इनमें आती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये सारी गैसेस जो आती है ये इनर्ट होती है, अक्रिय होती है, कम रिएक्शन करती है। कहा जाता है कि रिएक्शन ये बिल्कुल करती ही नहीं है, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस है। 12th क्लास के केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे जेनन के कुछ ऑक्साइड्स वगैरह मिल जाते हैं, कंपाउंड्स हैं, तो स्पेशल केस में रिएक्शन भी करती है, लेकिन इसको इनर्ट कहा जाता है, नोबल गैस कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन में से हीलियम यहाँ दिया गया है।
नेक्स्ट, एनाल्जेसिक ड्रग के रूप में किस हैलोजन का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रोमीन का किया जाता है, राइट ऑप्शन बी है। एनाल्जेसिक ड्रग के रूप में ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ब्रोमीन एक विषैला पदार्थ है, इसका वाष्प आँख, नाक, गले आदि को हानि पहुंचाता है। कीटनाशकों के निर्माण में ही ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है। ब्रोमीन एक लिक्विड है, एकमात्र नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो है ब्रोमीन। नेक्स्ट, वैसा विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है का पीएच मान होगा। लाल लिटमस को नीला करने वाला जो विलयन यानी जो सॉल्यूशन होता है उसका नेचर बेसिक होता है। बेसिक यानी क्षार, बेसिक, तो उसका पीएच होता है 7 से ग्रेटर। तो 7 से ग्रेटर इसमें से कोई है ही नहीं, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नॉन ऑफ दी एबव। ये 7 किसका है? न्यूट्रल सॉल्यूशन का है। 5, 1 एंड 6 ये सभी एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प 1 को उपयुक्त विकल्प 2 के साथ मिलान करें। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? यह है कास्टिक सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा ये है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है, तो डी इसका है। कॉपर सल्फेट क्या है? कॉपर सल्फेट जो है नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल है, ये ब्लू विट्रियोल। और इप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट को कहा जाता है। तो यहाँ पे ए का जो हो जाएगा 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बहुलक का प्रयोग नॉन स्टिक पैन के उत्पादन में किया जाता है? टेफ्लॉन का किया जाता है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, राइट ऑप्शन ए है। टेट्राफ्लोरोइथिलीन को टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। यह एक ठोस फ्लोरोकार्बन है जिसका घनत्व 2.27 मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब एवं गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस है। इसका प्रयोग नॉन स्टिक सतह बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, वर्षा की मात्रा निम्नलिखित में से सबसे अधिक निर्भर करती है। सबसे अधिक किस पे? ऐसे तो इसमें से सब पर निर्भर करती है, लेकिन सबसे अधिक वायुमंडल की आर्द्रता पर निर्भर करती है। ह्यूमिडिटी पे, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी तो बरसात होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं होगी, ह्यूमिडिटी कम रहेगी तो बरसात कम होगी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, सबसे ज़्यादा निर्भर करती है ह्यूमिडिटी पे। नेक्स्ट, भीगे कपड़े से पूरी तरह से ढकने पर एलपीजी सिलेंडर में लगी आग क्यों बुझ जाती है? तो जब भीगा कपड़ा से ढक दिया जाता है तो ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है, आग बुझ जाती है। कंबसन हुआ, बर्निंग हुआ बिना ऑक्सीजन के नहीं होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। सो सिलेंडर की गैस का ऑक्सीजन से संपर्क टूटने के कारण राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर एक उदाहरण है। ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। यह 2 टाइप का होता है। एक हो गया एनपीएन और दूसरा होगा पीएनपी। इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। इसको एमीटर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं और इसको कलेक्टर। तो एमीटर, बेस, कलेक्टर, इसमें इसको हम एमीटर कहेंगे, यहाँ बीच वाले से जुड़ा होगा उसको बेस कहेंगे और अंत से जो जुड़ा होगा उसको कलेक्टर कहेंगे। तो एमीटर, बेस, कलेक्टर। एनपीएन, पीएनपी। एनपीएन में क्या होता है? 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी टाइप के पतला लेयर जो है सैंडविच्ड कर दिया जाता है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर बन जाता है। और पीएनपी में क्या होता है? 2 पी टाइप के सेमीकंडक्टर में एक एन टाइप के पतला लेयर जो है, एन टाइप के पतला लेयर को सैंडविच्ड कर दिया जाता है, तो वो बन जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। सो ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। 3 0 वाला राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर कहलाता है, ये सही है। मधुमक्खी का पालन सेरीकल्चर, नहीं, ये गलत है। फल का उत्पादन पीसीकल्चर, ये गलत है। रेशम कीट का उत्पादन एपीकल्चर, ये भी गलत है। सही कौन सा है? ए वाला है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, फल उत्पादन को पोमोलॉजी, रेशम कीट उत्पादन को सेरीकल्चर और मछली पालन को पीसीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट, खीरे को काटकर उस पर नमक डालने से किस क्रिया द्वारा पानी निकलता है? किस क्रिया द्वारा? मान लीजिए ये खीरा है और इसको यहाँ से काट दिया गया और इस पर नमक हमने छिड़क दिया, नमक छिड़क दिया। तो नमक छिड़क दिया तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, अंदर कंसंट्रेशन कम है। और यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो फ्लो होता है मटेरियल का, उसको कहा जाता है ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस यानी परासरण। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, फूलों को सूंघने पर हमें सुगंध का एहसास क्यों होता है? फूलों से सुगंधित तेलों के वाष्पीकरण के कारण। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के फूलों में अलग अलग प्रकार के तेल होते हैं, इन्हीं तेलों के कारण फूलों में गंध होती है। ये तेल धीरे धीरे वाष्पित होते रहते हैं, जिससे हमें गंध की अनुभूति होती रहती है। फूलों के इन्हीं तेलों को निकालकर इत्र बनाया जाता है, परफ्यूम। नेक्स्ट, ईस्ट एक उदाहरण है, किसका है? कवक का, फंगस का। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, एजोला एक प्रकार का है, तो यह एक जलीय फर्न है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, बायोगैस निम्न गैसों में से किससे मिलकर के बनता है? बायोगैस निम्न गैसों से मिलकर के बनता है। कौन कौन सी गैसों से? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन। राइट ऑप्शन बी होगा। बायोगैस विभिन्न घटकों का मिश्रण है। इसके प्रमुख घटक मीथेन 55 to 75%, कार्बन डाइऑक्साइड 25 to 50% और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया आदि भी होते हैं। बायोगैस सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तरह ही नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। यह गैस का वह मिश्रण है जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा भाग संक्रमण से रक्षा करता है? तो WBC रक्षा करता है, एंटीबॉडी यही बनाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, वह भोजन जो भोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान में अधिक कैलोरी देता है वह है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो मिलता है फैट से होता है, लेकिन इसका डाइजेशन बहुत देरी से होता है। फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। राइट ऑप्शन सी होगा, वसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित रोग को उसके उपयुक्त कारणों से मिलान कीजिए। सूची 1, सूची 2। खैरा रोग की होता है जिंक की कमी से, ये डी से मैच करेगा। एनीमिया आयरन की कमी से होता है, 2 का सी हो जाएगा। और एस्कर्बी विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड वो भी एस से शुरू हो रहा है, ये भी एस्कर्बी, इससे याद रखिए। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से एस्कर्बी रोग होता है, यानी विटामिन सी की कमी से एस्कर्बी रोग होता है। तो 3 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ग्वाइटर घेंघा किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। सो राइट ऑफ यहाँ हो जाएगा 4 का बी। तो कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे? डी वाला मैच कर रहा है। 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए एंड 4 का बी। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, जल प्रवाह पौधों में किस ऊतक के द्वारा होता है? तो जल का प्रवाह जाइलम से, ज से जल, ज से जाइलम। फूड जो बनता है वो उसका फ से फूड और फ से फ्लोएम द्वारा। तो इसमें राइट ऑप्शन जो हो जाएगा जाइलम ए होगा। तो फ्रेंड, ये रहा पटना के इम्तिहान पब्लिकेशन के BPSC प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट के सेट 7 के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप इस चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।